This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा हिन्दुवासरः मार्गशीर्ष शुद्ध दशमी दिनांक 13 डिसेंबर 2021 चरक मीमांसा अध्याय 4 प्रमाण विचार शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं तालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। लोहित पित्त संदेह हेतु किं धारी लोहितम लोहित पित्तम वा इति श्वकाक भक्षणात् धारी लोहितम अभक्षणात् लोहित पित्तम इति अनुमातव्य। तो ये जैसे रक्त पित्त के बारे में कह सकते हैं उसी प्रकार से रक्त प्रदर और रक्त पित्त अधोग रक्त पित्त इसमें व्यवच्छेद करने के लिए भी ये बात हो सकती है। एवं अन्यानपि आतुर शरीरगतान् रसान् अनुमिमीत और इसी तरीके से अन्य जो आतुर शरीरगत रस है उनका अनुमान करें। गंधांस्तु खलु शरीरगतान् आतुरस्य प्रकृति वैकारिकान् घ्राणेन परीक्षित। सो शरीरगत जो भी गंध है प्रकृति वैकारिक उसका घ्राणेन्द्रिय से परीक्षण करें। अब जब ये बात होती है कि दुर्गंधी इस प्रकार का स्राव कहाँ हो रहा है व्रण है इस प्रकार से तो ये गंध के बारे में पता चलता है। और वैसे शरीर दौर्गंध्य ये भी एक बात हो सकती है। मूत्र का गंध ये भी एक बात हो सकती है। तो इसके बारे में घ्राणेन्द्रिय से परीक्षा करें। अभी ये बात नहीं हुई है कि कुत्तों का घ्राणेन्द्रिय बहुत तीक्ष्ण इस प्रकार का होता है। तो अभी इनका कहीं प्रयोग करके उपयोग करके वो अगर गंध परीक्षा अच्छी तरीके से निभाए ये एक बात हो सकती है। लेकिन वो उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा इस प्रकार से। ये नई सोच है कि कोई इसके बारे में थोड़ा सोचे इस प्रकार से। यदि प्रत्यक्षतः अनुमानात् उपदेशतश्च परीक्षण मुक्तम्। तो प्रत्यक्ष अनुमान और उपदेश इनके द्वारा ये बताया गया।
इमे तु खलु अन्येपि एवमेव भूयो अनुमानज्ञा भवन्ति वा? हे आवाज कशामुळे येतोय? तद् यथा अग्निम जरण शक्त्या परीक्षेत, ते अनुमाननीय इस प्रकार के भाव है। अग्नि की पचन शक्ति द्वारा परीक्षा कर, तो ये एक अहम मुद्दा है और इसमें काफी फैक्टर्स इन्वॉल्व है। हम कितना खाना खा रहे हैं, क्वांटिटी कितनी है, वो गुरु लघु इस प्रकार की है, हमारा अग्नि कैसा है इस प्रकार है, और सीजन ऋतु कौन सा है वगैरह वगैरह। और फिर जैसे जूल ये एक प्रमाण आधुनिक विज्ञान में रखा गया, इसी प्रकार जाठराग्नि का कोई प्रमाण हमें रखना चाहिए। मेरे मन में एक है कि 10 से लेकर 100 तक इस प्रकार का कुछ परिमाण रखे अग्नि के बारे में, उसको नाम क्या दे एक अलग बात है। और संभवतः 40 से 70 तक समाग्नि, और 40 से नीचे अगर है तो मंदाग्नि, और 70 के ऊपर है तो तीक्ष्णाग्नि। नहीं बसवलेलं नहीं, इस प्रकार से करना, लेकिन बाकी वेरिएबल्स को फिक्स करके ये करना पड़ेगा, ये एक मुद्दा है। और विषमाग्नि कभी 40 से नीचे, कभी 70 के ऊपर, ये विषमाग्नि का स्वरूप रहेगा। तो इस प्रकार से अगर हम कुछ कर पाते हैं कि उसका कुछ परिमाण करने की कोशिश करते हैं, और उसका जल्दी से जल्दी जजमेंट किस प्रकार से हो जाए इसके बारे में अगर सोचते हैं। अब हा तो आवाज है ना? हाँ हाँ, कसला आवाज येतो? तो जॉइन होता तेव्हा नाही रे, जॉइन होण्याचा सन्मान नाही आहे आवाज। तो पचन शक्ति से अग्नि की परीक्षा होनी है। लोग ज्यादातर सवाल पूछते हैं, भूख लगती है नहीं लगती है, भूख लगती है तो अग्नि अच्छा है, नहीं लगती है तो नहीं है। ये बात नहीं है। भूख या क्षुधा ये अग्नि का परिणाम है, अग्नि नहीं है। तो हम प्रकृति परीक्षण जब करते थे तो उसमें अग्नि के परीक्षण क्या बारे में, भूख लगती है नहीं लगती है इस प्रकार से पूछा जाता था। वैसे वो पूरा फॉर्म ही एक अजीब तरीका है प्रकृति परीक्षण का, जो बरसों से वैसे ही चला आ रहा है। और उस प्रकार से जो प्रकृति निकलती है विदोषात्मक इस प्रकार से, उसका व्यवहार से कोई ताल्लुक नहीं है। और ना ही सिखाने वाले प्रैक्टिशनर से, नहीं सीखने वाले आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स बनते हैं इस प्रकार से। तो ये गलतफहमी उस जमाने से चलती ही आ रही है इस प्रकार से। तो पचन कैसा होता है ये पूछ लेना है। आहार उदार शुद्धिर उत्साहो वेगोत्सर्गो यथोचितः लघुताक्षुत्पिपासाक्ष जीर्णाहारस्य लक्षणम। ये लक्षण है तो पचन अच्छा है, और पचन अच्छा है तो अग्नि अच्छा है, इस प्रकार से करना है। बलम व्यायाम शक्त्या बल का परीक्षण व्यायाम शक्ति से करना है। तो इसने कोलटकर सर ने काफी प्रयास किए थे कि बीपी एपरेटस के जो कफ होता है वो बंद, बीपी एपरेटस पूरी तरीके से बंद करके उसके वो कफ को दबाना है, तो पारा कितना ऊपर चढ़ता है इस प्रकार से देखना है। तो ये हस्तबल और
शारीरिक बल के बारे में कुछ पता चलेगा। अभी काफी ऑब्जेक्टिव इसमें पैरामीटर्स हो सकते हैं। वॉकिंग टेस्ट कि 6 मिनट में कितना अंतर तुम जा सकते हो, इस प्रकार से। तो इसमें ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स डेवलप कर सकते हैं। और फिर इतना एक्सरसाइज हुआ, उसके बाद में जैसे स्ट्रेस टेस्ट में वगैरह करते हैं कि बीपी कितना बढ़ा, इस प्रकार से। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना इस प्रकार से है। और नए तरीके ढूंढने हैं कि जो भी भाव भाव हमें समझ लेने हैं उसके बारे में नए नए तरीके इस प्रकार से अपना लेने हैं। श्रोत्रादीनि शब्दादि अर्थ ग्रहणेन, श्रोत्र वगैरह जो है वो शब्दादि अर्थ ग्रहण करना है। तभी ट्यूनिंग फोर्क के जरिए इसके बारे में ऑडियोमेट्री होती है, या फिर चक्षुरेंद्रिय के बारे में इसने चार्ट्स वगैरह होते हैं, डिस्टेंस कितना रखना है, नजदीक का कितना रखना है, और उसके आधार पर कितनी छोटी पंक्ति देख सकते हैं, कितने छोटे अक्षर देख सकते हैं, ये सभी बातें उसमें आती है। तो ये अर्थग्रहणेन, शब्दादि अर्थग्रहणेन इंद्रिय की शक्ति कैसी है ये समझ लेना है। मनो अर्थ अव्यभिचरणे, एक किसी विषय में मन लग रहा है, लग गया है, तो वो वहां से हलता नहीं है, हिलता नहीं है, दूर नहीं जाता, अव्यभिचरी। तो उसी में अगर व्याप्त रहता है तो मन का कंसंट्रेशन अच्छा है, ऐसा समझ लेना है। नहीं तो मन चंचल है, बार बार यहाँ से दूसरी दूसरी ओर से तीसरी ओर इस प्रकार से घूमता रहेगा, मन के विचार बदलते इस प्रकार के होते हैं। हल्ली छोटे इलेक्ट्रॉनिक वजन काटे असतात, त्यावर दाब देऊन त्या त्या हाताची शक्ती मोजता येते, चिकित्सेनुसार किती वाढली ते पण कळते। अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक वजन काटे तो उस पर प्रेशर देके हाथ की शक्ति काउंट कर सकते हैं, और वो बढ़ी नहीं, ये इस प्रकार के बारे में सोच सकते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें इसके बारे में सोचना है, और नए नए प्रयोग इसके बारे में हम कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। एक मैंने ऐसा सोचा था कि आयुर्वेद में रिसर्च क्या हो, इसी के बारे में पहले से आ रहे से रिसर्च करें। डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स, यही एक विषय लेकर किन किन चीजों में ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स हो सकते हैं इसके बारे में सोचना है। और विशेषतः जो आयुर्वेद की खासियत है उसके बारे में पहले सोचना है। स्तन्य परीक्षण है, गौरवाद अक्षमद्यति वगैरह इस प्रकार की बात होती है, कफदुष्ट अगर स्तन्य है तो ये जैसा एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, उसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया कहाँ कहाँ पे हम निर्माण कर सकते हैं। जैसे वातजुष्ट, पित्तजुष्ट, कफजुष्ट रक्त के बारे में मैंने बताया। तो इस प्रकार का बलम व्यायाम शक्तिया परीक्षित, इसके बारे में काफी सोच सकते हैं। मना अव्यभिचरणे न, ये आयुर्वेद की खासियत है। तो अर्थ अव्यभिचरणे न, तो कंसंट्रेशन कितना होता है ये देखना है। एक चीज में अगर कंसंट्रेशन कर रहे हैं तो उसी में लगे रहते हैं, या फिर मन भटकता रहता है। तो ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सीसीआरएस को पहला प्रोजेक्ट यही लेना है कि किन किन बातों में हमें रिसर्च करना है। आयुर्वेद में रिसर्च करना है तो क्या करना है। और जैसे आधुनिक शास्त्र में सभी रिसर्च ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पर होते हैं, उसी प्रकार ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स आयुर्वेद में क्या क्या हो सकते हैं, तो लोग उनको मानेंगे।
अगर हम इस प्रकार से बताएंगे कि अग्नि इतना है क्योंकि ये इतना अन्न इतने समय में इस तरीके से पचा रहा है, तो ठीक है। लंघन करने से ऐसा ऐसा होता है। अभी मैंने एक वीडियो देखा लंघन के बारे में, कैंसर के बारे में लंघन चिकित्सा इस प्रकार से, और उसका कहना था कि ये ऑटोफेजी शुरू होती है जब हम लंघन करते हैं तो कैंसर सेल्स स्टार्ट होते हैं। आहारम पचति शिखी दोषान आहार वर्जित पचति धातु दोषक्षय जीवित धातु संक्षय, ये जो बात हमारे यहाँ बताई गई, क्या आहार नहीं देंगे तो दोषों का पचन होगा। उसमें भी साम दोषों का पहले पचन होगा, बाद में निराम दोषों का भी पचन होगा। तो लंघनेन क्षयन्नीते दोषे संदुक्षिते नीले स्वास्थ्यं क्षुद्र रुचिर पक्ति बलमोजश्च जायते, ये जो बात कही गई ये बिल्कुल सही है। तो जहां आवश्यक है वहां लंघन करना जरूरी है। इस प्रकार से लोगों को कैसे बताए, उनसे कैसे करवा ले, ये अलग बात इस प्रकार की होगी, लेकिन जहां आवश्यकता है वहां पे लंघन ही जरूरी है। अब उन्होंने अपने तरीके से, आप मॉडर्न के तरीके से लंघन का फायदा कैसे होता है कैंसर में, ये बताने की कोशिश की। और फिर उसमें 16 घंटे तक फास्टिंग करना है, बाकी 8 घंटे में खाना खाना है, इस प्रकार का कुछ है। तो ये 16 से 18 घंटे तक करना, 20 घंटे तक करना, ऐसा उनका कहना है। तो ये बात थोड़ी सी अलग इस प्रकार की रहेगी। अगर हम सामान्य रूप से जब सच्ची भूख हो तभी खाना खाना है, भूख नहीं है तो खाना नहीं खाना, और सच्ची भूख होनी चाहिए, बुभुक्षा नहीं होनी चाहिए, खाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। मुझे सच्ची भूख लगी है और इसीलिए मुझे खाना चाहिए ही अब, इस प्रकार से, तो बहुत सारे रोगों में फायदा होगा। अगर हम संसर्जन क्रम को करते हैं, जब भूख लगे तब पेय से आरंभ करें इस प्रकार से, तो बहुत सारे लोगों को फायदा होगा, क्योंकि लघुन्न होगा और भूख लगने पर ही खाना खाएंगे तो काफी समस्याएं मिट जाए। मैंने उसका भी एक वीडियो देखा था कि सिर्फ ऐसा करके जब भूख लगे तभी खाना खाना, जब भूख न हो तो खाना नहीं खाना, केवल टेम्पटेशन है इसलिए खाना नहीं खाना। तो ऐसा करने से डायबिटीज कंट्रोल हो जाता है, ओबेसिटी कंट्रोल में आ जाती है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो फिलहाल जगन्नाथ दीक्षित का जो डाइट प्लान है, दिन में 2 बार खाना इस प्रकार का, वो भी हमारे शास्त्र के संगत है, अनुसार योग्य है। सायं प्रातः मनुष्याणाम अशनम शुद्धि ज्योतिर्मांतरा भोजन भूलिया। तो ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स के आधार पर अगर हम ये सिद्ध कर सके कि लंघन करने से शरीर में ये बदलाव आए, केमिकल्स में ये बदलाव आए, और पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, वगैरह वगैरह, तो लोग उसको मानेंगे। हमारे आगे सब सब्जेक्टिव है। हाँ ठीक है कि उद्गार शुद्धि हो गई, मलोत्सव का यथोचित हो गया, लघुता हो गई, शुद्ध पासा बन गया, तो ठीक है, हमें लगता है कि बराबर है, हमने पाचन अच्छे तरीके से कर लिया है। अब जब भूख और प्यास लगी है तो खाना खाएंगे इस प्रकार से। तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को निर्माण करना, यही एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। अब ये बड़ी समस्या है कि एमडी या पीएचडी के लेवल पर जो अभी कार्य चलता है वो क्या है, उसमें से ग्राह्य कितना है, तो 1-2% भी ग्राह्य नहीं होगा। ऐसी स्थिति। उपेंद्र दीक्षित का विषय ही यही था कि इस प्रकार के जो थीसिस सबमिट हुए हैं उनके बारे में पर्यालोचन, इस प्रकार से उनकी उपयुक्तता है नहीं है, कितनी है, ये जज करना इस प्रकार का। तो उसका नतीजा है कि बहुत ही कम थीसिस इस प्रकार के हैं जो प्रामाणिकता से किए गए हैं, और निश्चित रूप से उनसे कुछ ना कुछ
शास्त्र में वृद्धि हुई है, शास्त्र में कुछ जानकारी नहीं मिली है इस प्रकार से। तो अगर हम इस प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या रिसर्च होना है विभिन्न विषयों में, वैसे काफी विषय है। कोलटकर सर ने एक इस प्रकार की यंत्री बनाई, विभिन्न विषयों में रिसर्च के विषय क्या क्या हो सकते हैं इस प्रकार से। मैंने भी उसके बारे में थोड़ा सोचा था, लेकिन जो मेरे छात्र मेरे पास सलाह मांगने के लिए आते हैं कि मैंने एमडी में क्या विषय ले लूं, पीएचडी में क्या विषय ले लूं, मैं जो सुझाव देता हूँ वो उनके गाइड को कभी भी मान्य नहीं होता। और गाइड को अगर सम्मत नहीं है तो आगे कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद अगर ये करने के बाद भी समझो कि मान्य हो गया तो परीक्षक को मान्य होना जरूरी। और अभी के सभी गाइड और सभी परीक्षक केवल परीक्षार्थी है, उनमें प्रैक्टिस का कोई संबंध नहीं है, उनमें संस्कृत का कोई गंध नहीं है। केवल क्रमिक किताबें जो है वो पढ़कर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, कॉलेज में लग गए, इस प्रैक्टिस का कोई संबंध नहीं है। ये सोच भी नहीं है प्रैक्टिकल के बारे में कि रिसर्च किस प्रकार से होना है, क्या होना है वगैरह। तो ये बड़ी शोकांतिका इस प्रकार की है। अगर हम किसी उद्देश्य को लेकर काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ई बुक्स निर्माण करना ये एक सीसीआरएस के लिए आम रोल की बात हो सकती है। और फिर उसमें जो मल्टीमीडिया का प्रयोग करना है, चाहे फोटोग्राफ्स हो, चाहे वीडियोस हो, चाहे बाकी जानकारी इस प्रकार की हो, वो संकलित करना ये भी बहुत बड़ा काम है। एक एक संविधा को लेकर उसमें जितने भी शब्द आए हैं उसके बारे में ग्लॉसरी बनाना, उसको एक इंसाइक्लोपीडिक इफेक्ट देना, इसमें पिक्चर्स हो, वीडियोस हो वगैरह। अभी तो मल्टीमीडिया के जरिए सभी पॉसिबल है। फिर आपके सामने बहुत सारे इस प्रकार के विषय आ जाएंगे। 18 तरह की वनस्पतियां रासना नाम से प्रयोग में लाई जाती है, कोलटकर सर ने देखा था। और सभी का कहना था हम इसी को रासना नाम से प्रयोग में लाते हैं, इस प्रकार का कहना था। तो ये द्रव्य गुण के लिए बड़ा विषय हो जाएगा कि इस प्रकार से इतने इतनी प्रकार स्पेसिस को रासना कहा जाता है इस प्रकार के जे गाईड आहेत त्यांचेसाठीच एखादा वेबिनार व्याख्यान घेतलं तर ये नहीं होगा। अभी के जो अध्यापक है जो इस प्रकार से कॉलेज में जुड़े हैं उनसे कुछ नहीं होगा। नई पीढ़ी जो है, जो नए नए इस प्रकार के अध्यापक बनकर आ रहे हैं, उनके बारे में हम प्रयास जरूर कर सकते हैं। वही हमने गुरुकुल के जरिए किया। और फिर इस प्रयास के मुताबिक अभी जो नए अध्यापक लग रहे हैं कॉलेज में एमडी होकर, जो गुरुकुल के छात्र हैं, वो मूल ग्रंथ पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उनकी सोच अलग होती है। करीबन 10-15 बरस के बाद ये पिक्चर, ये माहौल काफी बदल जाए, इसमें संदेह नहीं। लेकिन बहुत सारे प्रयास इसलिए किए गए हैं कि जो पहले से जो अध्यापक है उनमें सुधार लाने की कोशिश करे, उनमें उनको काम में लगाने की कोशिश करे वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि उनको कुछ आता ही नहीं है तो वो क्या करेंगे। उन्होंने कभी सीखा ही नहीं है आए हुए, मूल ग्रंथ पढ़े ही नहीं है, प्रैक्टिस कभी की ही नहीं है, तो उनसे अपेक्षा रखने में कोई मतलब नहीं है। तो यूजी में जो छात्र आ रहे हैं उनके ऊपर प्रयास करो। वो जब पीजी में चले जाएंगे और मूल ग्रंथों को पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब उसमें परिवर्तन आएगा। और तब मैं जो बात कर रहा हूँ वो शायद पॉसिबल होगी कि सीसीआरएस का मकसद क्या है। ऐसी स्थिति है कि सीसीआरएस के पास काफी फंड्स है, लेकिन वो कहाँ प्रयोग करे ये मालूम नहीं।
उस प्रकार के सुझाव भी ज्यादा नहीं आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जो अच्छे काम हुए हैं CCRS के द्वारा, वो मूल ग्रंथ टीका के साथ एडिटेबल फॉर्म में उपलब्ध कराए उन्होंने कर दिए। ये एक अच्छा इस प्रकार का काम रहा। लेकिन इस प्रकार से काफी अन्य काम कर सकते हैं। जो भी क्लिनिकल रिसर्च चल रहे हैं वो सब एलोपैथी के आधार पर चल रहे हैं, उसमें आयुर्वेद कुछ रहता नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी के बारे में एक बड़ी बहस हो कि आयुर्वेद में संशोधन करना है नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे भी माने आयुर्वेद में संशोधन की कुछ जरूरत नहीं है, वो भी गलत है। लेकिन वो नहीं नहीं, हमारे ग्रंथों में सब कुछ है और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इस प्रकार से बोलने वाले भी लोग हैं। और दूसरे तरीके से बोलने वाले हैं कि नहीं नहीं, संशोधन तो होना चाहिए, इसलिए आयुर्वेद मृतप्राय इस प्रकार का हो गया। जो जिस शास्त्र में संशोधन चलता रहेगा वही आगे बढ़ेगा वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन संशोधन क्या करना है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसी के ऊपर अगर ज्यादा बहस होगी तो शायद कुछ ना कुछ विषय इस प्रकार से सामने आएंगे। और एक विषय को लेकर बहुत सारे तरीके से अगर काम किया जाए तो बेहतर होगा। शंखपुष्प के बारे में इन्होंने काफी प्रयास किए थे तनुजा नेसरी ने। उनके सभी छात्रों को शंखपुष्प विषय दिया जाता था। तो ये डिसाइडेड है कि अभी इसी पे काम करना है और इसलिए ये भाव देखने हैं। तो किस छात्र को दिया, किस छात्र को दूसरा दे दिया। तो ये भी ठीक है। हमारे सामने उद्दिष्ट निश्चित होना जरूरी है और फिर उसके आधार पर हमें काम करना। जो इंटीग्रेटेड वादी है वो शायद एलोपैथी के इन्वेस्टिगेशंस को आयुर्वेद में इंटरप्रेट कैसे करे उसके बारे में सोचे। ये भी एक महत्वपूर्ण इस प्रकार का काम है। लेकिन उनका आयुर्वेद का बेस पक्का होना चाहिए। सिर्फ मॉडर्न का बेस पक्का होने से बात नहीं बनेगी। आयुर्वेद का बेस भी अच्छा हो तो ये बात हो सकेगी। तो मनोर्था व्यभिचारणेन विज्ञानम व्यवसायेन, ये भी अजीब है। अगर आप में निश्चय है, व्यवसाय यानी कि निश्चय, तो आपको अच्छा ज्ञान है, ये समझ लेना। जब तक हमें अच्छा ज्ञान नहीं होगा हमारा निश्चय नहीं हो पाएगा कि बस यही है और इसी से काम आगे चलाना है इस प्रकार से। तो व्यवसाय निश्चय ये विज्ञान का परीक्षण है। तो हम कितने कॉन्फिडेंट है ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और जब विनिश्चय होगा कि हाँ ठीक है हम इसको ठीक कर सकते हैं इस प्रकार से, तो समझ लेना है कि इसके पास अच्छा विज्ञान इसका है। रजस संगेन, संग से रजोगुण है, आसक्ति अगर है तो रजोगुण प्रधान है, ये समझ लेना चाहिए। अब इसको व्यवहार रूप में देखना, ये एक अलग इस प्रकार का विषय होगा। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे इसमें आसक्ति है, ये अगर बात होती रहती है तो समझ लेना है कि रजोगुण इसका बढ़ा है। और फिर उस रजोगुण को जब तक कम नहीं करेंगे तब तक शायद कुछ बात नहीं बनेगी। मोहम अविज्ञान, अविज्ञान है तो समझ लेना है कि मोह है। तो क्या करूं, इस तरीके से जाऊं उस तरीके से जाऊं वगैरह वगैरह। तो समझ लेना है कि इसको विज्ञान नहीं है। सताम बुद्धि प्रदीप है ना, सर्वम पश्येत यथातथम, कि सज्जनों का जो बुद्धि प्रदीप है उसके जरिए
जो जिससे जैसी है वैसे उनको देखने की कोशिश करो, उनको समझने की कोशिश करो। तो अभी ये बात काफी बहस वाली बात होती है, कैंसर के मरीज आते रहते हैं 6 बार 12 बार 18 बार 20 बार केमोथेरेपी कर चुके हैं, फिर भी रोग बढ़ रहा है, और फिर सुझाव मिलता है फिर से आपको 4-6 केमोथेरेपी करनी चाहिए इस प्रकार से। तो हमारे पास आते हैं तो मैं बताता हूँ कि ये सही रास्ता नहीं है केमोथेरेपी कर लेना इस प्रकार से। इतनी बार तुम कर चुके हो, बार बार रोग बढ़ रहा है, तो ये रास्ता ही नहीं है वास्तव में। अब एलोपैथी का मत इतना स्ट्रांग रहता है कि नहीं नहीं दूसरा कोई चारा नहीं है, यही रास्ता है इस प्रकार से। इससे जाकर क्या होगा ये नहीं बता सकते। अभी फिलहाल की अवस्था में केमो करना जरूरी है, या फिलहाल की अवस्था में रेडिएशन करना जरूरी है, इतना बता देते। नहीं तो ट्यूमर कम नहीं होगा इस प्रकार से। जो लंघन की बात मैं कर रहा था, उससे ऑटोफेजी होकर ट्यूमर का साइज कम हो सकता है, ऐसा वो एलोपैथी का डॉक्टर कह रहा है। अभी इस प्रकार के मुद्दे अगर लोगों के सामने आएंगे तो शायद उनका अज्ञान कुछ हद तक दूर होगा कि कैंसर से एक बार ट्यूमर निर्माण हुआ है वो कम होने का चांस ही नहीं है। अगर हम उसको मारेंगे नहीं, केमोथेरेपी नहीं देंगे, रेडिएशन नहीं देंगे, तो कम कैसे होगा? कम नहीं होगा, ऐसा जो एलोपैथी का कहना है। उसको अगर उन्हीं के तरीके से कुछ जवाब मिलता है कि नहीं ये पॉसिबल है और ट्यूमर साइज भी कम होगा, तो अज्ञान दूर हो जाएगा, तो मोह दूर हो जाएगा। फिर भी अगर बीच में सिम्टम्स बढ़ते हैं, काउंट्स बढ़ते हैं, तो फिर लोग फिर से एक बार बेसहारा हो जाता है, नहीं नहीं हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, इसके बारे में सोचना आरंभ करते हैं। और ये सभी नतीजा, ये सभी जो फल है वो इन्वेस्टिगेशंस पे निर्भर रहने का फल है। मुझे खुद कैसे लग रहा है ये कोई देखने के लिए तैयारी नहीं है। रिपोर्ट देखो, क्रिएटिनिन 6.9 था, अब 8 हो गया, तो बढ़ गया, तो मेरी प्रकृति बिगड़ रही है, और मैं कैसे विदाउट डायलिसिस आगे चलूं इस प्रकार से। तो अगर हम बताते हैं कि डायलिसिस ये मैकेनिकल सॉल्यूशन है, ये ट्रीटमेंट नहीं है, तो भी मानते नहीं है, क्योंकि डॉक्टर बताते रहते यही ट्रीटमेंट है इस प्रकार से। तो ये बड़ा मोह है। अभी एलोपैथी द्वारा क्रिएट निर्माण किया गया भी है, आम जनता में भी निर्माण हुआ इस प्रकार का है, और सच्चा विज्ञान क्या है उसके बारे में वो अगर लोगों तक पहुंचे तो शायद कुछ हद तक ये मोह दूर हो सकता है, अज्ञान दूर हो सकता है। लेकिन उसके लिए उस व्यक्ति की मानसिकता उस प्रकार की होनी चाहिए। हाँ ठीक है भाई, अगर इसमें कोई और व्यक्ति और कुछ बात बता रहा है, अलगता से उसको देख रहा है, तो मैं कम से कम सुन तो लूं, देखूं, पढ़ूं, और फिर शायद मेरे मत में परिवर्तन आएगा कि हाँ ठीक है इस मार्ग से जा सकते हैं इस प्रकार से। तो ये काफी डिफिकल्ट इस प्रकार का माहौल होता है, और हम सभी इसके बारे में काफी देर से प्रयास कर रहे हैं, खास करके जिनके पास गंभीर स्वरूप के रुग्ण आते हैं, कैंसर है, हृदय रोग है, या किडनी फेलियर है वगैरह इस प्रकार से, जिसमें मौत होने की संभावना है। उन सभी के बारे में ये बात होती रहती है, और केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ ये सही नहीं है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, स्टेरॉइड्स देते रहना ये सही नहीं है। तो
विज्ञान क्या है, क्यों स्टेरॉइड शरीर में निर्माण नहीं हो रहे हैं, इसके बारे में सोचो। लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाओ, खाने पीने में परिवर्तन लाओ, रसायन औषधियों का प्रयोग करो, तो ये धीरे धीरे कम होता जाएगा और हमें स्टेरॉइड से मुक्ति मिलेगी। तो इन सभी के बारे में ये मोह है, अविज्ञान है, और अविज्ञान से हमें मोह के बारे में पता चलता है। क्रोधम अभिद्रोहेण, अभिद्रोह अगर होता है तो समझ लेना है कि उसके बारे में क्रोध है, इस प्रकार का गुस्सा है। और फिर यह अभिद्रोह इस प्रकार की बात होती है। तो ये समझ लेना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। और कई जगह ऐसा होता है कि बहुत सारे दिनों से क्रोध शरीर में है और इसलिए रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, और उसके बारे में पता नहीं चलता कि इतना क्रोध अंदर हो रहा है, और बाद में जब पता चले तब उसके बारे में वो क्रोध कम कैसे करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, तो शायद कुछ बात बन सकती है। शोकम दैन्येन, दैन्य अगर है तो उससे यदि ये शोक दुख है, ये समझ लेना चाहिए। तो ये भी बात ऐसी है कि सीधी पता चलेगी नहीं चलेगी, इसके बारे में बताना मुश्किल इस प्रकार का होगा। एक मुखौटा चेहरे पर रहता है और अंदर असली चीज क्या है ये बाहर नहीं आने देता, और आपाततः ठीक लगता है रोगी, और बाद में कभी इस प्रकार के बारे में अगर पता चले तो उनके मूल विचार किस प्रकार के हैं इसके बारे में पता चलेगा। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार के है। दैन्य का शालम भाव, दीनता ऐसा ही है, दैन्य चेहरे पर दिखता है। अभिद्रोह और द्रोह ये दोनों एक जैसे इस प्रकार के कहे जाएंगे। अभी ये जो महाराष्ट्र सरकार के बारे में अजित पवार ने पहले उनके साथ गठबंधन किया, उप मुख्यमंत्री बन गए, और फिर जाकर राष्ट्रवादी और शिवसेना से मिले। ये दोनों अभिद्रोह है, पहले राष्ट्रवादी को छोड़कर उसमें जाना ये भी अभिद्रोह है, और वहां से फिर से राष्ट्रवादी में जाना ये भी अभिद्रोह है। तो या शिवसेना और भाजपा में जो कुछ चल रहा है अभी, ये भी अभिद्रोह इस प्रकार की बात। तो इससे पता चलता है कि बहुत सारा क्रोध है इसमें, और अभिद्रोह से उस क्रोध के बारे में पता चलता है। फिर भी ये राजकारण है, राजकारण में कुछ भी हो सकता है। इसमें पता नहीं चलता किस प्रकार के राजकारण चल रहे हैं, और सभी देश भर में भी यही माहौल है। ममता बनर्जी के बारे में देखो, तो वो भी पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस, उनकी ज्यादा दुश्मनी भाजपा से है, और उससे भी ज्यादा दुश्मनी कांग्रेस से है। तो ये सब अजीब माहौल है इस प्रकार से। तो इन सभी को जो पहले मित्र थे वो शत्रु बन गए इस प्रकार से, विद्रोह हो गया। तो उसके पीछे क्रोध है, और उसके पीछे भी रजोगुण है, ये एक जरूर समझ लेना इस प्रकार का चाहिए। हर्षम आमोदेन, आमोद से हर्ष है शरीर में, ये समझ लेना है।
तो चेहरा देखकर ही पता चलता है, अरे ये बहुत प्रसन्न है, उसको बहुत आनंद इस प्रकार का हो रहा है। एक प्रोडक्ट पर्सन ने एक बात, एक किताब बताई थी, समरांगण सूत्रधार। और ये वास्तव में अभिनय के बारे में है, और अभिनय से ये सब भाव दिखाना, गद्दारी, गरज, विश्वासघात करना, इसको अभिद्रोह इस प्रकार के कहें। वो असंत कनेक्ट करके काय झालं, अश्रूंची झाली फुले। इस नाटक में जो मूल प्रोफेसर है उसका असिस्टेंट है श्याम, वो महत्वाकांक्षी है, उसको विदेश जाना है, अमेरिका जाना है। तो ये धर्मात्मा धर्मात्मा है, उसको पैसे देकर इस प्रोफेसर के खिलाफ कदम उठाता है, और प्रोफेसर को जेल हो जाती है। तो ये अभिद्रोह है शाम का, केवल उस लालच के लिए कि मुझे विदेश जाना है, तो मेरे ही गुरु जो है, मेरे सीनियर है, उनसे मैं अभिद्रोह करता हूँ इस प्रकार से। तो ठीक है, इसके बारे में काफी बहस हो सकती है, और काफी उदाहरण हमें मिलेंगे, उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। तो इसमें लालच ये भी कारण हो सकता है, केवल क्रोध ही कारण है ऐसा नहीं, लालच ये भी कारण इस प्रकार से हो सकता है। और इस प्रकार से दूसरे पक्ष में चले जाना, ये मुद्रा राक्षसम जो नाटक है, वो राक्षस अमात्य, उसका बहुत ही अच्छा अमात्य है। और फिर उसको अपने पक्ष में कर लेना, ये चाणक्य की नीति है। मुद्रया अंकिता राक्षसा, इसलिए मुद्रा राक्षस ये नामकरण उसका किया गया है। तो ये बहुत ही मुश्किल काम है, जिसकी सभी सेवाएं, उसका विश्वास दूसरे किसी पर निर्भर इस प्रकार का है, समर्पित है, वो तोड़कर उसको अपने पक्ष में लेके आना सच्चे रूप से, ये काफी मुश्किल काम होता है, लेकिन ये उन्होंने कर दिखाया है, चाणक्य ने ये करके दिखाया है इस प्रकार से। और वैसे ही शिवाजी महाराज के बारे में इस प्रकार के उदाहरण है। बाकी पासलकर शायद याद नहीं है, वो मुगलों की तरफ से लड़ रहा था, और फिर उन्होंने कहा कि आप गलत काम कर रहे हैं, आप हमारे पक्ष में आ जाइए। तो उन्होंने वो बात मान ली। सद हेतु हे पण कारण असू शकते अभिद्रोह, हे जी विभीषण। लेकिन अभी अभिद्रोह से क्रोध के बारे में पता चलना चाहिए, तो शायद विभीषण को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि रावण ने इस प्रकार से सीता का अपहरण किया। उसके बारे में, मन में उसके बारे में क्रोध था, और फिर अभिद्रोह करके राम से जाकर मिला, ये बात हो सकती है इस प्रकार से। तो अभिद्रोह के पीछे केवल क्रोध ही होगा ऐसा नहीं है, यहाँ तो बताया गया है, लालच ये भी एक बात हो सकती है, और फिर वो समझ लेना चाहिए। प्रीतिम तोषेण, कि स्वल्पेपि दर्शेत तुष्टिम, राजा से कुछ भी अगर मिलता है तो उसके बारे में ये समझ लेना है कि प्रेम है उसका। तो तोष से ये प्रेम व्यक्त होता है। अभी हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ कि हमने सुझाव दिया था कि हम कुछ भेंट वस्तु स्वीकार नहीं करेंगे सुश्रुत के विवाह के बारे में। फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हम कह रहे थे नहीं, हमें देना ही है, हमें देना ही है इस प्रकार से। तो मैंने कहा हम आपको कुछ वापस नहीं देंगे।
फिर भी आप अगर आपको देना है तो हम रेट लेंगे, क्योंकि इसमें सच्ची भावना अगर है, इसमें दो तरीके से हो सकता है। एक लौकिक भी होता है कि अरे हमें कुछ ना कुछ तो सर के लिए करना चाहिए, ये नहीं होगा तो अच्छा नहीं दिखेगा इस प्रकार से, और अच्छा नहीं दिखेगा इसलिए देना है। तो ये गलत बात इस प्रकार की, मेरे मन में सच्ची प्यार है और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे देना ही है कुछ इस प्रकार से, तो एक अलग बात इस प्रकार की। तो उसके बारे में हम कैसे सोचेंगे, ये अलग बात इस प्रकार की हो जाती है। और फिर तारतम्य से विवेक करना पड़ता कि ऐसी बातों को अगर हम ठुकरा देंगे, नहीं नहीं मैं कुछ लेना नहीं चाहता, मैंने बताया था पहले लिख भी दिया है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से कुछ नहीं लेना चाहता, तो इसमें हम दूसरे को मायूस कर सकते हैं, ऐसा है। तो अगर सच्ची भावना है तो जो भी थोड़ा कुछ मिले वो भी, उससे भी संतुष्टि होनी चाहिए, क्योंकि क्या दे रहे हैं इसके ज्यादा महत्व दे रहे हैं इसका है। तो संतोष अगर हो रहा है तो समझ लेना चाहिए कि प्रीति है उसकी इसके बारे में। भयम विषाद है ना, अगर विषाद है, डिप्रेशन जैसा है, तो भय है, ये समझ लेना चाहिए। अब विषाद और रोगवर्धन नाम ये अग्र संग्रह बताया गया है कि विषाद रोगवर्धन करने वाले भावों में सबसे अहम, सबसे मुख्य है इस प्रकार से। और जब डिप्रेशन इस प्रकार का हो जाता है, विषाद हो जाता है, तो भय निर्माण होता। अभी कोविड-19 के बारे में ये भय का माहौल खड़ा कर दिया गया। इतने मरीज है, इतने अस्पताल में दाखिल हुए हैं वगैरह वगैरह, आईसीयू में है, वेंटिलेटर्स पे है, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है या बड़े शिविर मिल नहीं रहा है वगैरह वगैरह। तो इससे हुआ क्या कि डिप्रेशन में लोग चले गए कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है इस प्रकार से। और यही नौबत बहुत सारे रोगों में एलोपैथी में आती है। अभी कोविड-19 के जरिए ये ज्यादा बात स्पष्ट हो गई, लेकिन कैंसर हो, किडनी फेलियर हो, हृदरोग हो, इन सभी में, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स विभिन्न प्रकार के हो, इन सभी में ये नौबत आ सकती है कि कुछ करने लायक रहा ही नहीं एलोपैथी में, और एलोपैथी के सिवाय कुछ दूसरा विचार किया ही नहीं है, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि कुछ करने लायक नहीं रहा, अब हम मरने वाले हैं इस प्रकार से। संयोग से अगर उस समय में किसी व्यक्ति की भेंट हो जाती है जो मार्गदर्शन कर सकता है इसके बारे में, दूसरे मार्ग दिखा सकता है, तो फिर शायद उम्मीद जागती है कि हाँ ठीक है, ये भी एक तरीका है, इसके जरिए जा सकते हैं, और फिर भय कम होगा। कि हमें कुछ मार्ग दिखा। जब तक मार्ग नहीं देखेंगे तो तक भीति इस प्रकार की रहेगी, और उसका परिणाम विषाद इस प्रकार का दिखेगा। और ये काफी कॉमन है विषाद इस प्रकार का, कि ये परिस्थिति कैसे बदलेगी, नहीं बदलेगी, और फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोल्हटकर सर का वैशिष्ट्य रहा कि इस प्रकार की विषाद निर्माण करने वाली स्थिति होने के बावजूद उन्होंने उसमें से बाहर निकलने का तरीका सोचा, और फिर सामने मुद्दा आया कि वैद्य निर्माण होने चाहिए, वैद्य अपने आप नहीं बनेंगे, बीएमएस होकर कोई वैद्य नहीं बनेगा, उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे, मूल ग्रंथों का अध्ययन होना जरूरी है, प्रैक्टिकल होना जरूरी है, तभी वैद्य बनेंगे। फिर एक बार ये निश्चित हो गया, तो फिर आगे का सभी जो क्रम है उन्होंने किया, उस प्रकार से छात्रों को पढ़ाना शुरू किया, क्लिनिक में जाने के लिए प्रोत्साहित किया वगैरह वगैरह, जिसका नतीजा हम आज देख रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर
पुणे में खास करके, और महाराष्ट्र में वैद्य की संख्या बड़ी है। तो ये अगर सोचा नहीं जाता तो ये बात आज होती नहीं। जिस प्रकार की अवस्था में, जिस प्रकार की कंडीशंस में उन्होंने इसके बारे में सोचा, ये तो काफी अशक्य प्राय इस प्रकार की बात थी कि इसमें कुछ परिवर्तन नहीं आने वाला, ऐसा ही लोग सोचते। लेकिन इसमें से अगर बाहर निकलना है तो कैसे बाहर निकलना है, इसके बारे में सोचना तो जरूरी इस प्रकार का है। बाहेरील अन्न सेवन विषुचिकेसारखी लक्षणे असल्यावर स्टूलमध्ये बॅक्टेरियल इन्फेक्शन असा रिपोर्ट पेशंट घेऊन येतात. वातपित्त प्रकृती पेशंट मध्ये संजीवनी वटीने काही दुष्परिणाम तर होणार तर नाही होणार. संजीवनीतील द्रव्य उष्ण तीक्ष्ण असताना अशा वेळेस सुचेकर सोबत कॉम्बिनेशन करावे का? नहीं है, ये प्रकृति से संबंध नहीं रहता। आहार विहार से जनित दोष जो है उनके बारे में सोचना है, ये एक बात रहेगी। और भला तक है संजीवनी में, तो उसको भली भांति सोच समझ कर उसका प्रयोग करना है। लेकिन विसूचिका में इस प्रकार के प्रयोग किए गए। विसूचिका तुम जो कह रहे हो इन्फेक्शन, ये मामूली चीज है। विसूचिका इस प्रकार से द्रवोमल होना और पेट में बहुत ज्यादा चुभना, ये बात है। तो ये थोड़ा गंभीर विकार है, लेकिन संजीवनी का उसमें काफी फायदा हुआ है। साथ में अगर सूचीकर देना चाहते तो दे सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात इस प्रकार की नहीं। तो विषाद एक अहम फैक्टर है और उससे बच के रहना चाहिए, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और फिर हमारे सामने कोई रास्ता ही नहीं है तो दिक्कत वाली बात है। लेकिन निगेटिविटी का दो तरीके से असर होता है। एक तो हमें किस मार्ग पर चलना है उसके बारे में विचार ही नहीं होता, और निगेटिविटी के कारण हम कुछ करते भी नहीं है, प्रयास भी नहीं उसके लिए करते हैं, तो नुकसान होता ही रहता है और परिस्थिति और बिगड़ जाती है। उसके बारे में अगर हम सोचेंगे कि ठीक है अभी के फिलहाल परिस्थिति में क्या पॉसिबल है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, थोड़ा प्रोलॉन्गेशन हो जाए तो भी ठीक है, मृत्यु निश्चित है, फिर भी मृत्यु यातनामय न हो, इतना भी अगर हम सोच सकते हैं, कर सकते हैं, तो भी काफी है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अभी की हालत में क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचना, हमारे उद्दिष्टों को मर्यादित कर सकते हैं। विषाद आणि दैन्यामध्ये कसा फरक करावा? एक्चुअली दैन्य नतीजा है, विषाद मूल है, और फिर उसका नतीजा दैन्य इस प्रकार का दिखता है। कुछ लोग हमें दिखते हैं इस प्रकार से, ओजक्षय उनके चेहरे से ही पता चल जाता है, और बहुत ही दीन इस प्रकार के दिखते हैं, खास करके शुक्रक्षय जिनमें ज्यादा है। इनमें ये बात जरूर दिखती है। विषाद भीतर है, दैन्य बाहर से दिखता है, ये इसमें फर्क रहेगा। धैर्यम अविषादेन, अविषाद अगर है तो उसके जरिए पता चल सकता है धैर्य है, डिप्रेस नहीं है, किसी भी हालत में डिप्रेशन नहीं हो रहा है, और फिर उसके जरिए बता सकते हैं कि हाँ ठीक है उसके पास धैर्य है, तो किसी भी अवस्था में वो मार्ग निकाल सकते हैं। शिवाजी महाराज का चरित्र इसके बारे में अद्भुत है। उनके ऊपर जो भी प्रसंग आए और
जिनका उन्हें सामना करना पड़ा। कोई आम आदमी होता तो आगे नहीं बढ़ सकता, खत्म हो जाता वहीं पे। लेकिन हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में उन्होंने मार्ग निकाला है, मार्ग ढूंढा है, अलग अलग मार्ग निकाले हैं। इस प्रकार से एक ही मार्ग से गुजरने का प्रयत्न नहीं किया और फिर भी यशस्विता हासिल की है। तो ये असामान्य व्यक्तिमत्व है। इस प्रकार से मार्ग निकालना ये असामान्य इस प्रकार की बात है। तो हमें इसके बारे में सोचना है कि अगर विषाद नहीं है तो समझ लेना है कि धैर्य अच्छा है और फिर उसके जरिए आगे इस प्रकार से बढ़ सकेंगे। ठीक है, यहीं पे रुकेंगे। कल इसके बारे में बहस करेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। ये विषाद और दैन्य जैसा ही है। दुख मन में होता है, शोक व्यक्त किया जाता है। तो दुःख ठेवावे मनात मान सांगावा जगात, इस प्रकार का बताते हैं। तो ये दुख के कारण शोक होगा जो व्यक्त इस प्रकार का विरम्यते